आइए सुनते हैं एपिसोड 51। जब भुजांग को राष्ट्रपति के कार्यालय में ले जाया गया तो वह आदेशों और पत्रों पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त था। एक सचिव उसकी कुर्सी के पास खड़ा था और मदद करते हुए उसके सामने सही कागजात रख रहा था। राष्ट्रपति ने अपने चश्मे के ऊपर से देखा और भुजांग को बैठने का इशारा किया, जबकि वह अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था। हस्ताक्षर करने के बाद अपने दोस्तों की ओर मुस्कुराया। सचिव चुपचाप चला गया और उन्हें साथ छोड़ दिया। इस समय झोंगनान हाई शांत था। निश्चित शहर से सटी हुई पूर्वी शाही उद्यान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं सरकार का मुख्यालय था। इसमें पार्टी के महासचिव का कार्यालय था, जो राष्ट्रपति भी थे। साथ ही प्रधानमंत्री और अधिकांश चीनी नेतृत्व के कार्यालय भी थे। ये दो बड़ी कृत्रिम झीलों के किनारे एक साथ खड़े ग्रे ईंट के कार्यालय ब्लॉक और किंग राजवंश के महलों का एक अजीब मिश्रण था। झोंगनान हाई चीन का क्रिमिनल था और यहाँ सुरक्षा सर्वव्यापी थी। आप इन दिनों बहुत व्यस्त लग रहे हैं, राष्ट्रपति ने अपने जनरल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, भुजांग ने सहजता से कहा। बस इतना ही कि हमारी कई पहलों में मेरा समय और ध्यान मूल अनुमान से कहीं अधिक लग रहा है। राष्ट्रपति ने पूछा, मुझे उम्मीद है कि आप उन हास्यास्पद प्रयोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम पहले से ही अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं। ये डर अपने आप में हमारे दुश्मनों को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। आइए हम अपना समय अनावश्यक बातों पर बर्बाद ना करें। बेशक, भुजांग ने कहा, कोई प्रयोग नहीं, बस आवंटन, प्रशिक्षण और उपकरण उन्नयन जैसे सामान्य मामले। चीन को आगे बढ़ना चाहिए, भले ही आप मेरे द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को छोड़ दें। भुजांग राष्ट्रपति के डोकलाम में हमले से पहले की स्थिति में वापस जाने से कभी खुश नहीं थे। राष्ट्रपति ने सिर हिलाया, और मैं श्रम शिविरों के बारे में क्या सुन रहा हूँ? मुझे लगा कि हमने सामूहिक रूप से इनका आकार घटाने का निर्णय लिया है, और हमने ऐसा ही किया, भुजांग ने जवाब दिया। कुछ मामलों में हमने कैदियों को स्थानांतरित किया है और कई शिविरों में एकीकृत किया है। एकीकरण के कारण बढ़ी हुई संख्या ने गलत धारणा दी होगी कि हम विस्तार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने भुजांग को संदेह भरी नजरों से देखा। कुछ ऐसा लग रहा था मानो सच नहीं है। कई सालों से उनकी नज़दीकी के बावजूद राष्ट्रपति को ये असहज महसूस हो रहा था कि उनका दोस्त उनसे कुछ राज छुपा रहा है। भुजांग ने अपने नेता का उनके सबसे मुश्किल समय में साथ दिया था और राष्ट्रपति ने इसे कभी नहीं भुलाया और उस व्यक्ति को अपार शक्तियां प्रदान की जिसे वह अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानते थे। दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि लगातार ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि कई मामलों में उनकी राय एक जैसी नहीं थी। राष्ट्रपति का मानना था कि चीन वैश्विक व्यवस्था में गौरवपूर्ण स्थान पाने का हकदार है और वह कूटनीति, आर्थिक ताकत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सहायता, नरम सांस्कृतिक शक्ति, सहयोगियों के नेटवर्क और अपनी सैन्य क्षमता के सर्वव्यापी भय के माध्यम से इसे आसानी से हासिल कर सकता है। भुजांग का मानना था कि क्रूर ताकत का कोई विकल्प नहीं है। उनके विचार में चंगेज खान ने प्रेम और मित्रता के माध्यम से विशाल मंगोल साम्राज्य को एक साथ नहीं जोड़ा था। दोनों व्यक्तियों के बीच अजीबोगरीब समीकरण चीन के इतिहास में निहित था। 1958 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाने वाला अभियान शुरू किया।
इसमें चीनी लोगों को सामूहिक रूप से संगठित करना शामिल था, जिन्हें स्टील बनाने का काम दिया गया था। इसका अधिकांश हिस्सा निम्न श्रेणी का और अनुपयोगी था, क्योंकि इसे जिस दिन दयनीय स्थिति में बनाया गया था वह बहुत खराब था। उस पागल खोज में कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। ये एक आर्थिक आपदा थी जिसके कारण चीन में भयानक अकाल पड़े और लाखों लोग मारे गए। आखिरकार माओ को पीछे हटना पड़ा और पार्टी के अधिक व्यवहारिक सदस्यों को बागडोर संभालने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन 1966 तक माओ ने वापसी की और सांस्कृतिक क्रांति नामक एक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य पार्टी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना था। वह चाहता था कि चीन पूंजीवाद की ओर लौट आए। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक चली और इसे राव लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिन्हें माओ का करीबी माना जाता था। उन्हें गैंग ऑफ फोर नाम से जाना जाने लगा। ये जातियों से भरा हुआ दौर था और गैंग ऑफ फोर ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की। माओ की मृत्यु के बाद डेंग शियाओपिंग का उद्देश्य हुआ, जिन्हें सदैव एक सुधारक के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने चीन को बाजार की शक्तियों के लिए खोल दिया था तथा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को गति प्रदान की थी। वर्तमान राष्ट्रपति ने डेंग शियाओपिंग के सहयोगी के रूप में काम किया था। वास्तव में 20 की उम्र में उनका अधिकांश परीक्षण और संवारना शियाओपिंग की चौकस निगाहों के नीचे हुआ था। युवा व्यक्ति को सांस्कृतिक क्रांति के वर्षों के दौरान अपनी किशोर अवस्था में यानचुआन काउंटी में निर्वासित कर दिया गया था, क्योंकि उसके पिता गलत पक्ष में थे। लेकिन शियाओपिंग ने नियंत्रण में आने के बाद उसे वापस बुला लिया था। तब से उन्होंने प्रांतीय पार्टी सचिव, जिला गवर्नर और पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य सहित कई पदों पर काम किया था। भुजांग का मार्ग बिल्कुल अलग था। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान सत्ता गैंग ऑफ फोर के हाथों में केंद्रित थी। उनमें से एक झांग चुनकियाओ था। उन वर्षों के दौरान भुजांग रेड गार्ड्स का एक युवा सदस्य था, लेकिन उसकी निर्दयता और काम करवाने की क्षमता झांग चुनकियाओ के ध्यान में आई, जिसने उसे रैंक में आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि राष्ट्रपति और भुजांग वैचारिक बाढ़ के विपरीत पक्षों पर खड़े थे, लेकिन भाग्य के एक मोड़ ने उन्हें एक साथ ला दिया था। उस मोड़ को तियानमेन स्क्वायर कहा जाता है। 1979 में छात्रों ने इस चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सुधार समर्थक कम्युनिस्ट नेता हु याओबांग की मौत से प्रदर्शन भड़क उठे थे। डेंग शियाओपिंग के सुधारों ने एक समृद्ध बाजार अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता की कीमत पर आई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और सत्ता असंतुलन हुआ। छात्र अधिक राजनीतिक जवाबदेही, संवैधानिक सुधार, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। हालांकि दोनों व्यक्तियों के पास विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर अलग अलग विचार थे, लेकिन वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि चीन की आर्थिक प्रगति एक पक्षीय शासन की स्थिरता पर निर्भर करती है। दोनों व्यक्ति अराजकता से ज़्यादा व्यवस्था को महत्व देते थे और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसा करने के उनके कारण अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। भुजांग अपनी कुर्सी पर असहजता से हिलने लगा। उसने अपने बॉस से कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ना जानना ही बेहतर है। भारत समय समय पर एक छोटी सी परेशानी है
एक मक्खी जो किसी खाने को कम मज़ेदार बना देती है। अमेरिका एक मधुमक्खी है जिसका डंक दर्दनाक हो सकता है। मैं बस इतना ही कर रहा हूँ कि आपको मक्खियों से परेशानी ना हो या मधुमक्खियों के डंक ना लगे। राष्ट्रपति ने भुजांग के शब्दों पर विचार किया। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारी बहुत सी समानताएं हैं। अगर भारत ना होता तो हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान कभी नहीं मिलता। चीनी की मिठास भारत से हमारे पास आई और कई शताब्दियों बाद हमसे वापस भारत चली गई। हम भूगोल और लंबी सीमा साझा करते हैं। हम दोनों की आबादी बहुत बड़ी है और हम अपने लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, विवाद है, लेकिन हम आम समस्याओं से भी निपट रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि दो देश समानांतर रूप से प्रतिस्पर्धा और सहयोग ना कर सकें। भुजांग ने तर्क दिया, भारत एक दर्द है। उनके लोकतंत्र, स्वतंत्र प्रेस, राय की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रणाली ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हमारे केंद्रीकृत नियंत्रण ने हमें विकास, उन्नति और समृद्धि दी। उनकी स्वतंत्रता मूल्यवान है, कुछ भी नहीं। हर दिन चेयरमैन माओ को याद करना चाहिए कि उन्होंने हमें सही रास्ते पर रखा। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, माओ के पास अद्भुत आदर्श थे, लेकिन हमें प्रगति के मार्ग पर लाने के लिए डेंग शियाओपिंग की ज़रूरत थी। मेरे दोस्त, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। भुजांग के चले जाने के बाद राष्ट्रपति ने अपने सहायक को बुलाया। उन 3 डोजियरों पर हमारा क्या काम चल रहा था और डेफेंग काउंटी से प्राप्त तस्वीरों के बारे में क्या कहना है। एपिसोड 52। चेशी से मैंने शे नदी को पार किया। 44 जो ज़्यादातर शांत और कीचड़ भरी थी, लेकिन कुछ जगहों पर अशांत थी। यहाँ से मैं लाल रेत के रेगिस्तान में प्रवेश किया, जहाँ ना तो पानी था और ना ही घास। सड़क बंजर जंगल में खो गई थी और मुझे ये तय करने के लिए कि किस रास्ते पर जाना है, इधर उधर बिखरी हड्डियों के मार्गदर्शन का उपयोग करना पड़ा। हम रेत को पार करते हुए सेमोकियन पहुँचे, जो मेरी यात्रा का सबसे पश्चिमी बिंदु था। सेमोकियन पिछले 800 सालों से लगातार बसा हुआ है और अपनी कला, शिल्प और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसे कभी दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक माना जाता था और अभी भी यहाँ सिल्क रूट के बेहतरीन कारीगर, बुनकर और हर तरह के कारीगर रहते थे। पिघलती बर्फ से भरी नदी घाटी में स्थित इस शहर में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समशीतोष्ण जलवायु है। सेमोकियन के शासकों ने सिंचाई नहरों के एक जटिल नेटवर्क में बुद्धिमानी से निवेश किया था। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया कि सेमोकियन और उसके आसपास का इलाका हमेशा हरा भरा रहे। जहाँ भी आप देखते थे, वहाँ खूबसूरत पहाड़, हरे भरे खेत, उदार चारागाह, कलकल करती नदियाँ, बगीचे सब थे। सेमोकियन शहर हर संभव तरीके से इंद्रियों के लिए एक अधिभार था। बढ़िया रेशमी कपड़े पहने अमीर व्यापारी, पसीने से तर तांबा बनाने वाले कुम्हार और कागज़ के कुआल वाले लोगों के साथ उन्हीं सड़कों पर चलते थे। घोड़े, ऊँट की घंटियाँ, चरमराती गाड़ियाँ, कीचड़ और व्यापारियों की चीखें एक साथ मिलकर दिन भर की कहानी बताती थीं। धूप, लौंग, उबलते हुए भेड़ के बच्चे, दालचीनी और करी मसालों की महक बाजार में वर्चस्व के लिए संघर्ष करती थी। सेमोकियन ने अपने द्वार उन सभी के लिए खोल दिए जो व्यापार के नियमों का पालन करने के लिए तैयार थे। ये वाणिज्य के लिए स्वर्ग था। इसके बाजार में आप कल्पना कर सकते हैं कि सबसे व्यापक किस्म के सामान उपलब्ध थे। इनमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ, भाषा और अनुवाद, मार्ग शिक्षाएँ और यहाँ तक कि अजीब और गरीब मानवीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए दास भी शामिल थे।
अक्सर कहा जाता था कि जब समुकिन के व्यापारी किसी बेटे को जन्म देते थे तो वे उसके होंठों पर शहद लगाते थे और उसकी हथेलियों में गोंद लगाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वह बड़ा हो जाए तो वह अपनी दौलत को कस कर पकड़े हुए केवल मीठी बातें ही बोले। यहाँ के व्यापारी हवा से मुनाफा कमाने के अपने हुनर के लिए मशहूर थे। उनमें से कई दुनिया भर के दूसरे शहरों में जाकर बस गए थे और अपने नए घरों से ही दुनिया भर में व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे। आप उन्हें उनकी खासियतों से तुरंत पहचान सकते थे। बाज जैसी नाक, चेहरे के ज़्यादातर हिस्से को ढकने वाले घनी दाढ़ी और नीली, हरी या भूरी आँखें। बाजार में जिन वस्तुओं का व्यापार होता था उनमें इंदु के कपास, मसाले और रत्न शामिल थे। चीन से चाय, जेड वर्क और लोहे के बर्तन और शियायू से फर, खनिज, मवेशी और खाल। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने रेशम का उल्लेख क्यों नहीं किया। रेशम वास्तव में चीन से एक प्रमुख वस्तु थी, लेकिन इसका उपयोग मुद्रा के रूप में अधिक किया जाता था। लोगों को अक्सर रेशम के बेल्ट के रूप में भुगतान किया जाता था और व्यापारियों को बहुत भारी सिक्कों की तुलना में नरम कपड़े के रोल ले जाना आसान लगता था। व्यापार की जाने वाली सबसे मूल्यवान वस्तुओं में जीवित प्राणी, घोड़े और दास थे। चीनी घास के लिए प्रीमियम पर खरीदना और बेचा जाता था। मैदानों में पाले जाने वाले घोड़े थे और इन्हें मांसल के हिसाब से बेचा जाता था। मेरे 2 शिष्यों ने भोलेपन से बौद्ध खंडरों में प्रार्थना करने के लिए उनका दौरा किया। स्थानीय निवासियों ने सोचा कि वे बौद्ध पूजा को बढ़ावा देने के मिशन पर हैं और उन्होंने जलती हुई मशालों को लहराते हुए उन पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और महल के मैदान में भागकर ही वे खुद को बचाने में सफल हुए। सौभाग्य से सेमोकियन का राजा महान खान का जागीरदार था और मेरे साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया। वे एक निष्पक्ष व्यक्ति भी था और जब घटना उसके ध्यान में लाई गई तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत महल के पहरेदारों को बुलाया और आदेश किया कि हमलावरों के हाथ काट दिए जाएं। सरगना को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए थी। मैं इन लोगों के भाग्य के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मुझे अपने शिष्यों को मठों में जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी। अगर वे खंडरों पर प्रार्थना नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने राजा के संयम और दया दिखाने की विनती की। आखिरकार उन्होंने नरमी दिखाई और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन हमारे हमलावरों के प्रति राजा से दया की याचना करने मात्र से ही राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुझे महल के मैदान में एक सभा में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मेरा प्रवचन सुना और फिर देर रात तक मुझसे सवाल पूछते रहे। सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर लिया था। मेरे जाने के बाद राजा ने मेरी सलाह पर अमल किया और सम्राट ताइजोंग का जागीरदार बनने की कोशिश की। सम्राट ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया, लेकिन दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। मैं खुश रहा था कि मेरी यात्राएं तांग साम्राज्य के लिए कुछ उपयोगी साबित हो रही थीं। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं चीन वापस लौटूंगा तो सम्राट के सामने खड़ा होने पर यह मेरे काम आएगा। एपिसोड 53। अनु और उसके पिता जिस जगह रह रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर कांची से वनवासी जाने वाली सड़क पर और पलार नदी के किनारे संजीवरिया हनुमान मंदिर था। अन्य मंदिरों के विपरीत, जहां भगवान हनुमान को भगवान विष्णु या राम के सहायक के रूप में पूजा जाता था, यहाँ मुख्य ध्यान हनुमान पर था। महान भारतीय महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष जड़ी बूटियां तोड़कर लंका पहुंचाई थीं। जाहिर है हनुमान को इस बात की अनिश्चितता थी
कि उन्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए उन्होंने वे पूरा पहाड़ लाने का फैसला किया जिस पर वे उग रही थीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनके माल का कुछ हिस्सा कांची के पास ज़मीन पर गिर गया था। कई सहस्त्राब्दियों के बाद 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के मुख्यमंत्री ताताचार्य शहर में एक मंदिर के लिए अपने राजा वेंकटराय द्वितीय द्वारा दान किए गए सोने को पहचानने के लिए कांची जा रहे थे। जब समूह ने रात के लिए अपनी यात्रा को विराम दिया तो ताताचार्य और उनके साथी अपने कुछ आदमियों को पहरेदारी की ड्यूटी सौंपने के बाद पेड़ों के नीचे सो गए। दुर्भाग्य से उस रात बाद में उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिन्हें ले जाए जा रहे विशाल खजाने की भनक लग गई थी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तो मानव आकार के बंदरों के एक समूह ने डाकुओं पर हमला किया और मुख्यमंत्री, उनके अनुचरों और खजाने को बचाया। डाकुओं को पूरी तरह से भयभीत होकर भागना पड़ा। ताताचार्य को यकीन हो गया कि हनुमान खुद उन्हें, उनके लोगों और उनके सोने को बचाने के लिए मौके पर आए हैं। अभिभूत होकर उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा में कुछ छंद गाए। फिर उन्होंने वहां एक मंदिर बनाने की कसम खाई। उन्होंने न केवल सुंदर संजीवरिया हनुमान मंदिर बनवाया, बल्कि उसके सामने 150 एकड़ में फैला एक विशाल तालाब भी बनवाया। ये स्थानीय लोगों के लिए पानी का स्रोत के रूप में काम करेगा। वन्य जीवन, जिसमें बंदर भी शामिल हैं। तालाब के किनारे 24 खंभों के एक भव्य घेरे में हनुमान के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी के लिए किनारे पर एक अलग झोपड़ी बनाई गई है। जब अनु वहां पहुंची तो अंधेरी अमावस की रात थी। पुजारी गहरी नींद में सो रहे थे और जोर-जोर से खर्राटे ले रहे थे। दरवाजे पर लगाकर दस्तक से उनकी नींद टूट गई। वे चौंक कर उठे और बिस्तर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले ताकि देख सकें कि कौन है। उन्होंने गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन अनु को देखकर नरम पड़ गए। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो बच्ची? उसने पूछा, अंदर बुलाकर एक कुर्सी देने के बाद। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, अनु ने उत्तर दिया। अप्पा बहुत चिंतित हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है। अचानक अतीत में बहुत अधिक रुचि हो गई है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आप और देवता की जांच करने के लिए कहा है। सब ठीक है, पुजारी ने अपने कंधों पर शॉल लपेटते हुए कहा, लेकिन तुम इस अजीब समय पर क्यों आई? तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकती थी। अनु ने कहा, मुझ पर नज़र रखी जा रही है, अप्पा पर भी। हमें नहीं पता कि हमारी फ़ोन लाइनों पर कोई हमला किया हुआ है या नहीं। न ही हमें इस बात का कोई सुराग है कि कौन हम पर नज़र रख रहा है। इसलिए मुझे रात के अंधेरे में यहाँ आना पड़ा। तुम्हारे पिता मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? पुजारी ने अनु के पिता को बचपन से जानते थे। वे साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे और साथ साथ खाना खाते थे। राव की किस्मत उसे विज्ञान की ओर ले गई थी, जबकि उसका दोस्त अध्यात्म की ओर मुड़ गया था। राव हमेशा मजाक में कहते थे कि एक अच्छे वैज्ञानिक का दिल आध्यात्मिक होना चाहिए और एक अच्छे आध्यात्मवादी का दिल वैज्ञानिक होना चाहिए। विज्ञान और आध्यात्म की दो अवधारणाएं असंगत नहीं थीं। अनु ने कहा, कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में देवता को परेशानी ना किया जाए। अगर आप चाहें तो हम आपको भेज सकते हैं कांची से कुछ लोग, ताकि आप इस विशाल परिसर में पूरी तरह से अकेले ना हों। हनुमान इस मंदिर के सबसे शक्तिशाली रक्षक हैं। किसी अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम अतिरिक्त बल लाकर खुद पर ध्यान आकर्षित करेंगे। वैसे भी दिन के समय आगंतुकों के चले जाने के बाद गर्भगृह बंद रहता है और चाबी सिर्फ मेरे पास है। कृपया अपने पिता को आश्वस्त करें कि मैं अपनी
जान देकर देवताओं की रक्षा करूँगा, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अनु मुस्काई। धन्यवाद, अब मुझे जाना चाहिए। पुजारी ने कहा, अपने पिता के लिए कुछ पुलियोधराई ले जाओ, मुझे पता है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। मंदिर की रसोई मदपल्ली में इमली के स्वाद वाला विशेष चावल पकाया गया था। मैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक छोटा सा नोट लिखूंगी कि सब ठीक है। क्या आप प्रसाद लेकर उन्हें नोट भेजेंगे? अनु ने सिर हिलाया। तुम अपने दोस्त को जानते हो, अप्पा कभी भी अच्छा खाना खाने से मना नहीं करते, खास तौर पर जब वह हनुमान की रसोई से आता हो। एपिसोड 54। सार्वजनिक बस सेवा के रूट 332 के किनारे स्थित इस साधारण परिसर की सुरक्षा भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों द्वारा की जाती थी। शियुआन में बीजिंग चाइनीज़ मेडिसिन अस्पताल के पश्चिम में दर्जनों पुलिसकर्मी तैनात थे, जो ये सुनिश्चित करते थे कि वहाँ कोई वाहन पार्क न हो, न ही आगंतुक इस क्षेत्र में घूम सकें। कैमरों को तुरंत जब्त कर लिया जाता था। इस गुप्त परिसर चीन की सुरक्षा एजेंसी M55 का मुख्य केंद्र था। शियुआन सुविधा समर पैलेस के बगल में स्थित थी, जबकि यीडोंगयुआन नामक एक निकटवर्ती परिसर शियुआन में काम करने वाले MSMS कर्मियों को आवास प्रदान करता था। MSS एक विशालकाय संगठन था जिसका नेतृत्व राज्य सुरक्षा मंत्री करते थे, जो केंद्रीय समिति को रिपोर्ट करते थे। डिवीजनों में ब्यूरो प्रमुखों को शामिल किया गया था, जो सभी अनुभवी थे और अपने में शक्तिशाली थे। MSS का उद्देश्य न केवल उन देशों पर नज़र रखना था जो सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक रूप से चीन के लिए प्रासंगिक थे, जिनमें अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल थे, बल्कि उन क्षेत्रीय शक्तियों पर भी नज़र रखना था जिनके साथ चीन की सीमाएं साझा थीं, जैसे रूस, भारत और वियतनाम। परिसर के अंदर कार्डिनल बिंदुओं के साथ साथ संरचनाएं बनी हुई थीं, जिसके बीच में एक बड़ा खुला प्रांगण था। एक सम्मेलन कक्ष के अंदर भुजांग भारत के ब्यूरो प्रमुख के साथ बैठक कर रहे थे। ये एक अलिखित बैठक थी, क्योंकि भुजांग की यात्रा को गेट पर रखे गए प्रवेश लॉग रिकॉर्ड से बाहर रखा गया था। भारत ब्यूरो चीफ एक दुबले पतले आदमी थे, जो वायर फ्रेम वाला चश्मा पहने थे। वे इतने कमज़ोर थे कि ऐसा लगता था कि अगर कोई उनकी तरफ सांस छोड़ दे तो वे गिर पड़ेंगे, लेकिन उनके छोटे से बाहरी रूप से दिखने वाले व्यक्ति में असाधारण रूप से बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर व्यक्ति झलकता था, जो अक्सर भारत में होने वाली घटनाओं के बारे में उनके होने से पहले ही जान लेता था। ब्यूरो चीफ और भुजांग सिंघुआ यूनिवर्सिटी में सहपाठी थे और उनकी दोस्ती कायम थी। भुजांग जानता था कि उसका दोस्त बिना बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने दिए खुलकर बात करेगा। ब्यूरो प्रमुख ने कहा, भारत में एक विकास हुआ है, आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या? भुजांग ने पूछा। डोकलाम में जो कुछ हुआ उसकी जांच का काम किसी नए व्यक्ति को दिया गया है। ये रॉ के सामान्य ऑपरेटिव में से एक कोई नहीं है, बल्कि DRDO की एक युवा महिला है। उसका नाम पाम खुराना है। उसका एकमात्र एजेंडा हमारे विशेष बलों के रहस्य का पता लगाना है। ये नाम परिचित क्यों लग रहा है? भुजांग ने अपनी फू मांचू मूंछों को सहलाते हुए विचार पूर्वक पूछा। ब्यूरो चीफ ने कहा, उनके पिता के साथ हमारा इतिहास साझा है। किशन खुराना याद है? हाँ, अब मुझे याद आया। शेंगली क्या कर रही थी? शेंगली का कहना है कि हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और पाम खुराना की खुदाई से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। भुजांग ने कहा, जब लोग मुझे चिंता न करने के लिए कहते हैं तो मुझे चिंता होती है। उनके मित्र ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वह भी यही भावना रखते थे। उन्होंने कहा, भारत में हर जगह हमारी आंखें और कान हैं। पिछले कई सालों से हमने राजनेताओं, नौकरशाहों,
सैन्य कर्मियों, पत्रकारों, राजनयिकों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों और यहाँ तक कि शिक्षाविदों को भी प्रासंगिक जानकारी पहुँचाने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन इस बार चुप्पी है। खुराना अपने काम पर बहुत आराम से, सहजता से उसे पूरा कर रही है। वह केवल उन्हीं लोगों की सेवाएं लेती है जिनकी उन्हें तत्काल ज़रूरत होती है। क्या वह राव से मिली है? भुजांग ने पूछा। ब्यूरो चीफ ने सिर हिलाया। हाँ, हम पिता, बेटी और उस सहायक देव पर काफ़ी समय से नज़र रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसे खरीदा जा सकता है? वर्षों के अनुभव ने भुजांग को सिखाया था कि हर किसी की एक कीमत होती है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, वे बस इंतज़ार कर रहे थे एक बेहतर सौदे का। ब्यूरो चीफ ने अपना सिर हिलाया। वह असाधारण रूप से ईमानदार है, अपने पिता की तरह। वाकई बहुत परेशान करने वाली है। वह अपने पिता के बारे में क्या जानती है? सिर्फ इतना कि जहाज़ पर एक आवारा गोली लगने से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे नया काम दिया गया है, इसलिए उसे इस मामले में हमारी दिलचस्पी के बारे में पता चल सकता है। हम उसे नहीं मार सकते, भुजांग ने कहा। ठीक है, हम उसे मार सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह संभवतः हमारी पहेली में खोए हुए टुकड़े की खोज के लिए हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। मैं उस दयनीय एरकिन की इस बारे में शिकायत से थक गया हूँ। उसके दोस्त ने सहमति में सिर हिलाया। इसका मतलब है कि हमें शेंगली के पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। शेंगली को ये सुनिश्चित करना होगा कि खुराना की खोज का इस्तेमाल हमारे फ़ायदे के लिए हो। सही है, भुजांग ने कहा। कृपया जो भी ज़रूरी हो करें। ह्यूमेंट और सिगिंट दोनों का इस्तेमाल करें। खुराना की जानकारी और भू राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। भुजांग का मतलब मानवीय खुफिया और सिग्नल खुफिया जानकारी से था। पहले वाले में जासूसों और स्रोतों ने चीनी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे में संचार, साइबर जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ब्यूरो चीफ अपने दोस्त से सहमत था। ज्ञान का प्रभुत्व महत्वपूर्ण था। 25 शताब्दियों पहले सैन्य रणनीतिकार सन त्जू ने कहा था, खुद को जानो, अपने दुश्मन को जानो। वर्षों से एमएसएस ने इसे अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया था और सुनिश्चित किया था कि दुनिया के रहस्य उनके सामने खुले तौर पर रखे जाएं। ब्यूरो प्रमुख ने पूछा, क्या हमें एलएलएल का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए? उनका इशारा पूर्वोत्तर भारत के माओवादी गुरिल्ला समूह लेनिनिस्ट लिबरेशन लीग की ओर था। भुजांग ने कहा, हम समय समय पर स्थिति की समीक्षा करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन जब आपका इसका उल्लेख किया है, फिर वो चुप हो गए। एपिसोड 55। मार्क रिचर्ड्स अपने दोस्त दफ्तर से निकले और जनपद पहुंचे। दिल्ली के मेट्रो का इस्तेमाल किया। वे ऐसी यात्राओं पर कंपनी की कार और ड्राइवर का इस्तेमाल करने से बचते थे। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वे कभी कभार ही करते थे। अपना मोबाइल फ़ोन पीछे छोड़ देते थे ताकि उनकी स्थिति का पता न चल सके। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी सेक्रेटरी को लगता था कि उनका कोई अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा अजीब व्यवहार करना ज़रूरी है। जब वे वापस घर आते थे तो वे हमेशा उन्हें एक अजीब नज़र से देखती थी, जो उनके लिए बिल्कुल सही था। वे एक जादूगर की तरह थे जो अपने दर्शकों का ध्यान एक चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ पर खींच लेते थे। जनपद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर वे स्टेशन के साथ वाली गली में चला गया। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं जिसमें पेंटिंग, टेपेस्ट्री, आभूषण, फर्नीचर और प्राचीन वस्तुएं बिक रही थीं। कई पर्यटक दिख रहे थे जिन्हें उनके गाइड मवेशियों की तरह इधर उधर घुमा रहे थे। मार्क ने तेज़ गति से चलते हुए सर्दी से बचने के लिए अपनी बकरी की खाल की जैकेट को जिप किया।
उसने पहले कुछ दुकानों की ओर देखा, उन्हें अनदेखा किया, लेकिन जब वह आधी गली में पहुंच गया तो उसने अपनी गति धीमी कर दी। आखिरकार जब उसने सुनहरे अक्षरों वाला लाल साइन बोर्ड देखा तो वह रुक गया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन सालों के प्रशिक्षण ने उसे तनाव को उत्पादक तरीके से नियंत्रित करना सिखाया था। उसने तनाव का इस्तेमाल पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए किया। हर गुप्त बैठक एक जोखिम थी, चाहे कोई कितना भी तैयार क्यों न हो। वह अंदर चला गया, मालिक की ओर सिर हिलाया, जो चीनी मूल का व्यक्ति था, जो निकोटीन से सने दांतों से उसे देखकर मुस्कुराया। वह हमेशा मीठी मुस्कान बिखेरता रहता था। आश्चर्य की बात नहीं है कि परिष्कृत चीनी के लिए हिंदी शब्द चीनी है, जिसका अर्थ है चीन से। मार्क को कहीं पढ़ा हुआ याद आया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में पहली चीनी अप्रवासी टोंग अचेव नाम का व्यक्ति था, जिसने एक ऐसे क्षेत्र में गन्ना बागान और एक चीनी रिफाइनरी स्थापित की थी जिसे उसके बाद अचिपुर कहा जाता था। मज़ेदार बात यह है कि जब चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग कई शताब्दियों पहले भारत आया था तो उसकी चीनी और कैंडी की खोज थी और सम्राट के लिए कुछ वापस ले गया था। दुकान का मालिक जल्दी से प्रवेश द्वार पर गया, खुला चिन्ह को बंद में बदल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका परिवार 1837 में भारत में आकर बस गया था और उनके हक्का वंश के परदादा ने कलकत्ता के बो बाज़ार स्ट्रीट में बढ़ईगिरी का व्यवसाय सफलतापूर्वक स्थापित किया था। पिछले कुछ वर्षों में जूता बनाने वालों ने बढ़ई, चमड़े के कारखानों के मालिकों, रेस्टोरेंट मालिकों, दंत चिकित्सकों और ब्यूटिशियन की कई पीढ़ियां यहाँ फली फूली हैं। ये एक दशक पहले दिल्ली चले गए थे क्योंकि उनके सबसे अच्छे ग्राहक तेजी से बढ़ रहे थे। उत्तर में बहुत लोकप्रिय हुआ, साथ ही दिल्ली से अमेरियो पेरवे और जापान के कलेक्टरों तक पहुंचाना आसान था। इसके अलावा उन्होंने मार्क के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया छोटी सी साइड हसल विकसित किया था जो जोखिम भरा हुआ था, लेकिन इसके नतीजे बहुत ज़्यादा थे। दुकान में कुछ हद तक अंधेरा और सीलन भरा माहौल था, कुछ हद तक बासी सिगरेट के धुएं के कारण, लेकिन हवा में कुछ और भी था, अफीम। मार्क जानता था कई पुराने लोग अभी भी अपने तंबाकू में अफीम मिलाते हैं, एक ऐसी आदत जो अंग्रेज़ों ने चीनियों में डाली थी। अंग्रेज़ों की धूर्तता का कोई अंत नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अफीम उगाने के लिए मजबूर किया, इसे चीन भेजा, सुनिश्चित किया कि चीनी इसकी गलत लत में पड़ जाएं और फिर उस पैसे से चाय खरीदें, जिससे उन्हें भारत और ब्रिटेन में भारी मुनाफा हुआ। उस युग की कई सबसे बड़ी संपत्ति निर्माण कहानियां वास्तव में नशीली दवाओं के व्यापार की कहानियां थीं। उन्हें बस अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार का सम्मानजनक अवधारण किया गया था। जब से बहुत कुछ नहीं बदला था। दुनिया सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय ड्रग्स ही बना हुआ है। दुकान की 3 दीवारों पर लकड़ी की मोटी मजबूत अलमारियों में कलाकृतियां सजी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि सामान्य पीतल या तांबे के गहने नहीं थे, जिन्हें आम दुकान में प्राचीन वस्तुएं कहकर बेचा जाता था। ये पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां, तस्करी के लिए हाथी दंत कालीन और जेड की मूर्तियां थीं। भारत में हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध था, साथ ही तिब्बती मृगों के उन व्यापार पर भी प्रतिबंध था। फिर भी इस दुकान में हर चीज़ सार्वजनिक रूप से मौजूद थी। दुकानदार को खुद कभी कोई पुलिसकर्मी परेशान नहीं करता था। उसका प्रभाव वाकई उल्लेखनीय था। ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि दुकान में रखी सामग्री कानूनी रूप से खरीदी गई थी या भारत, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड या वियतनाम के मंदिरों और संग्रहालयों में से चुराई गई थी। बाद में संभावना अधिक थी
क्योंकि ये ऐसी चीज़ों को लोग चुराते ही हैं। दुनिया भर में सैकड़ों संग्रहकर्ता थे जिन्होंने निजी संग्रह के लिए वस्तुओं के स्रोत के लिए भारी कीमत चुकाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वस्तुओं को कैसे हासिल किया गया था, क्योंकि उनका कभी भी उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था। आज हमें क्या चर्चा करनी चाहिए? मालिक ने थर्मस से 2 कप चमेली की चाय डालते हुए चालाकी से पूछा। बहुत सी प्रगति हुई है, बहुत सी गतिविधियां हुई हैं, संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, मार्क ने धाराप्रवाह मंदारिन में कहा। क्यों न हम इस बात पर चर्चा करें कि हम अपने बॉस को कैसे खुश कर सकते हैं। जाहिर है कि इसमें आपके लिए कुछ न कुछ है। मैं हमेशा उदार रहता हूँ। अपने मालिकों को खुश करने का मतलब अक्सर कहीं और नाखुशी होता है, मालिक ने कहा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बहस करने वाला? आप ही हैं जो फैसले लेते हैं। मैं तो बस वही जानता हूँ जहाँ पैसा है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैं आपको जो दे सकता हूँ वह अमूल्य है। 1 या 2? मार्क ने पूछा। भुजांग उसके दिमाग में था। 3, मालिक ने उत्तर दिया। बिल्कुल वही जो आप चाहते थे। मार्क ने मालिक के शब्दों पर विचार किया। मैंने इस मामले पर चर्चा की है, उसने सावधानी से कहा, और जाहिर है कि हम शर्तों पर सहमत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच।